एसी ने जिस प्रकार का टेम्परेचर बनाया है, ऐसा लगता है कि सो जाना चाहिए, ऐसा माहौल है ना कमरे का। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन। इसका ये पेपर आपका हुआ था किस किस का? ये था आपका कहानी और उपन्यास का, ठीक है ना, देखा होगा आपने, कहानी प्लस उपन्यास का। इसका स्तर आपको कदरे आसान लगा होगा, कंपैरेटिवली आसान लगा है, कठिन लगा, क्या ये बताओ? ये पेपर के प्रति एक उदासीनता सी छा गई है, ये आसान भी जा रहा है तो कोई बात नहीं, कठिन भी जा रहा है तो कोई बात नहीं। पेपर तो 18 अगस्त को होना है ना, अभी तो 200 साल बचे हुए हैं अभी तो, है ना, कल की अवतार होगा इस बीच, तब हम पढ़ेंगे, ऐसा ऐसा भाव है क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, ढीले मत पढ़ो और पढ़ते रहो। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से, और इसीलिए प्रैक्टिस सेट जो है बीच में बंद नहीं करवाया गया है, ठीक है, चलते रहेगा प्रैक्टिस सेट, जब तक ये प्रैक्टिस सेट का जितना कह रखा है उतने सेट कंप्लीट करवाए जाएंगे। उसके बाद आप अपने स्तर पर तैयारी कर सकते हैं या फिर देखेंगे जैसे जैसे भी होगा, ठीक है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद की औपन्यासिक, ये आधा ना होना चाहिए था, औपन्यासिक कृतियों का सही क्रम कौन सा है? ये, हाँ, इनका जो पहला वैसे था, पहला जो मतलब आप हिंदी में लिखा हुआ, सेवा सदन से शुरुआत होती है, रंगभूमि कर्मभूमि है, अंतिम उनका गोदान था, ठीक है। तो जो डी है वो सही उत्तर होगा, ठीक है। आपको मैंने कहा है कि प्रेमचंद के आपको क्रम सहित याद करने हैं। वैसे तो जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम के जितने भी हैं लगे हुए, कथा साहित्य वाला जो चैप्टर है वो आपको पूरा करना है, ठीक है। सिलेबस में लगे हुए रचनाकारों से कुछ भी नहीं छोड़ना है। एक तो जैसे जैसे आपके इसमें अगर भीष्म साहनी लगे हुए हैं तो भीष्म साहनी का कोई एक उपन्यास जो आपको पढ़ना है उसका नाम क्या है? कौन सा उपन्यास होगा भीष्म साहनी का सबसे इंपॉर्टेंट? तमस, है ना, तमस सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है उनका, तो वहीं से सवाल पूछे जाने की संभावना बनती है। तो तमस को आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि इसमें क्या, इसकी स्टोरी लाइन क्या है, कथानक क्या है, और इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, ये सारी बातें आपको करनी आनी चाहिए। इसके अलावा कालक्रम सहित तैयारी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। जो सिलेबस में है, चाहे कविता है, चाहे गद्य है, चाहे कुछ भी है, वो आपको अपने स्तर पे ऐसे तैयार करना है कि कालक्रम सहित याद रहे, ठीक है। अगला देखिए, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में से है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा कथन था जो सही नहीं है? बाणभट्ट की आत्मकथा पूरी तरह से कल्पनाश्रित उपन्यास, चारुचंद्र लेख में गहरवार नरेश जयचंद की पराजय के बाद का समय चित्रित है, पुनर्नवा में समुद्रगुप्त के समय को उपन्यास का विषय बनाया गया है, और अनामदास का पोथा उपनिषद काल का काल्पनिक वर्णन करता है। तो ये तो सही है ना। पुनर्नवा इस गुप्त वंश का टाइम का है, ये भी ठीक है। गलत है ये वाला, यानी कि सही उत्तर आपका ये है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, बाणभट्ट की आत्मकथा पूर्णतया कल्पनाश्रित, जब ये वाली बात होती है ना, पूरी तरह से कल्पनाश्रित, तो ये बिल्कुल नहीं है। इसमें क्या है, ये ऐतिहासिक उपन्यास है, और पूरी तरह से कल्पना तब होगी जब कुछ भी आपको जो है इतिहास का इसमें नहीं मिलता है। इसमें जो बाणभट्ट है वो कोई काल्पनिक पात्र नहीं है कि नहीं? इसमें जो ज्यादातर पात्र आते हैं, खास करके जो पुरुष पात्र, चाहे आप हर्षवर्धन को लें, बाणभट्ट खुद अपने आप में क्या है कि ऐतिहासिक पात्र है, संस्कृत का एक बहुत बड़ा कवि हुआ है, ठीक है। तो पूरी तरह से आप इसको कल्पनाश्रित भी नहीं कह सकते हैं, इतिहास में कल्पना का समन्वय कह सकते हैं, ठीक है। इतिहास की भूमि में कल्पना का बीजारोपण किया गया है, इसलिए जो है आपका उत्तर नंबर ये ठीक होगा, ठीक है। तो किया आप लोगों ने, वो किस किसने किया था? दूसरे का ये किया था आपने, ठीक है। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास इसमें से कौन सा है? कसब, ठीक है। दिल्ली किसका उपन्यास है किसी को पता? एक, जहां तक मुझे याद है, शायद ये ऋषभ चरण जैन एक रचनाकार हुए, उनका, ठीक है। हालांकि इतने महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे चांद चाहिए है किसी को पता? सुरेंद्र वर्मा का, ठीक है ना, सुरेंद्र वर्मा का बहुत चर्चित है ये। और इसके अलावा कितने पाकिस्तान, ये तो आपको पता ही है, कमलेश्वर। तो ये कमलेश्वर आपके पाठ्यक्रम के व्यक्ति हैं, तो आपको पता होना चाहिए। कसब जो है मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। मनोहर श्याम जोशी के अन्य उपन्यास भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। हाँ, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी है एक, इसके अलावा क्या है, क्या आप एक उपन्यास है। तो ऐसे 2-4 और उपन्यास याद रहे तो ठीक है। निम्नलिखित में से उपन्यास और उसमें वर्णित समस्या का असंगत मिलान है, कौन सा वाला है? कर्मभूमि अछूतोद्धार की समस्या, कायाकल्प पारलौकिक समस्या, सेवा सदन वेश्याओं की समस्या, गबन दहेज और अनमेल विवाह की समस्या। तो डी जो है इसमें गलत विकल्प है, ठीक है। गबन की थीम क्या है?
गबन की जो थीम है आप कह सकते हैं मध्य वर्ग की अनियंत्रित महत्वाकांक्षाएं। ठीक है, अनियंत्रित महत्वाकांक्षाओं के कारण जो समस्याएं आती हैं जीवन में, उसको जो है एक समस्या के रूप में चित्रित किया गया है कि इसमें जो क्लर्क है, क्या है उसका नाम, रामनाथ, रंगनाथ, ऐसा कुछ नाम है, नहीं, नायिका का नाम तो जालपा है, लेकिन नायक का नाम क्या है, तो वो क्या करता है, अपने जो है अपने ही ऑफिस में, सरकारी क्लर्क है तो वो अपने ऑफिस में कुछ भ्रष्टाचार कर देता है और उस वजह से फंस जाता है। दहेज और अनमेल विवाह की समस्या पर आधारित जो उपन्यास है प्रेमचंद का, उसका नाम क्या है, निर्मला है। ठीक है, याद रहे निर्मला जो है दहेज और अनमेल विवाह की समस्या। ठीक है, अगला देखिए, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? ये आप लोगों ने, हाँ ये करवा रखा है ना, भीष्म साहनी सिलेबस के हैं, इसमें बता रखा है आपको कि इसमें क्या है, सामाजिक अवरोध। और ये सामाजिक अवरोध क्यों आते हैं? क्योंकि इसमें जो एक नीलोफर है, नीलोफर एक मुस्लिम लड़की है जो कि एक हिंदू लड़के से प्रेम करती है, और नीलिमा जो कि एक हिंदू लड़की है वो मुस्लिम युवक से प्रेम करती है, और फिर इन दोनों के ही जीवन में बड़ी समस्याएं आती हैं इस वजह से, क्योंकि सामाजिक अवरोध है प्रेम की दुनिया में। ठीक है, अगला देखिए, आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या, समकालीन राजनीतिक परिदृश्य, राजनीति में प्रविष्ट मूल्यहीनता, दाम्पत्य संबंध का विघटन। तो इसमें से कौन कौन से हैं? देखिए, तलाकशुदा वाला सही विकल्प है और दाम्पत्य जीवन का विघटन ये सही है। तो पहला और चौथा, 1 और 4, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ये समकालीन राजनीति का परिदृश्य और राजनीति में प्रविष्ट मूल्यहीनता, इसको जो उपन्यास दिखाता है वो है आपका महाभोज। ठीक है, मन्नू भंडारी के ही दोनों उपन्यास हैं, आपका बंटी भी और महाभोज भी। ठीक है, तो महाभोज में क्या है, एक राजनीतिक परिदृश्य का उपन्यास है जिसमें दिखाया जाता है कि उस समय की जो राजनीति, या समकालीन भी कह सकते हैं, बल्कि आज तो और ज्यादा समस्याएं हैं, लेकिन उस समय की जो राजनीति थी उसकी बहुत विद्रूपताओं को, उसकी समस्याओं को ये उजागर करता है उपन्यास महाभोज। ठीक है, लिखा कब गया था, है किसी को पता? 1979 ईस्वी में शायद लिखा गया था। ठीक है, तो इसके 2-4 कैरेक्टर पता है आपको? बिसु बिंदा राय साहब जो कि मुख्यमंत्री हैं, शुक्ल जी, शुक्ल बाबू जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में अपोजिशन में है। तो फिर वो कैसे उसकी जो मृत्यु होती है, बिसु की जो मृत्यु होती है, उसको कैसे राजनीतिकरण किया जाता है, कैसे जो है राजनीति उसका फायदा उठाना चाहती है, इस प्रकार का उपन्यास है महाभोज। अगर आपने आज तक एक भी उपन्यास नहीं पढ़ा है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसा उपन्यास पढ़ूं कि उपन्यास पढ़ भी लूं और नहीं भी पढ़ूं, इतना छोटा उपन्यास है तो महाभोज, 80 से 100 पेज का उपन्यास 3 से 4 घंटे में आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वो एक सबसे छोटे उपन्यासों में से एक माना जा सकता है उसको। निम्नलिखित में से आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है? आंचलिक उपन्यास की विशेषता नहीं है। हाँ भाई, स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण, आंचलिक लोक जीवन रीति रिवाजों का चित्रण, आंचलिक जनजीवन का चित्रण और आंचलिक भाषा का प्रयोग। कौन सा है? ए। तो आसान सा ही जवाब है इसका, स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण। ये आंचलिक जो उपन्यास होते हैं इनका जो है कोई भी इस प्रकार का उद्देश्य नहीं होता है। आंचलिक उपन्यास के अंदर आपको क्या बताया गया है, जिस अंचल का चित्रण करना है उसको केवल प्रस्तुत भर कर देना जो है इसका क्या होता है, आंचलिक उद्देश्य का, इस आंचलिक उपन्यास का उद्देश्य होता है। इसके अलावा इसमें कोई इसका उद्देश्य नहीं होता। ठीक है, कोई मतलब ये एक एजेंडा लेकर के नहीं चलता है। जैसे अगर आप बात करेंगे मार्क्सवादी उपन्यास मान लीजिए, तो मार्क्सवादी उपन्यासों का भी कोई ना कोई एक विचारधारा, कोई उद्देश्य होता है। ऐतिहासिक उपन्यासों का भी कुछ ना कुछ होता है, यहाँ दे दो। ठीक है, लेकिन आंचलिक उपन्यास एक खास तरह की तटस्थता को लेकर के चलते हैं। इसमें आपको नायक भी दिखेगा तो नायक को ऐसा लगेगा कि आपको जो है पहले तो आपको उसकी विशेषताएं लगेंगी, अच्छाइयां दिखेंगी, उसके बाद आपको दिखेगा कि ये भी क्या है, मतलब एक सामान्य मनुष्य है, नायक नहीं है। ज्यादातर जो उपन्यासों में क्या होता है, अन्य उपन्यासों में जो नायक होगा वो अच्छा होगा, है ना। यहाँ जो अंचल है वो ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। मैला अंचल में आप देखेंगे बहुत सारी अच्छाइयां और उससे कहीं ज्यादा जो है बुराइयां आपको नजर आती हैं उसमें। ठीक है, तो आंचलिक उपन्यास एक खास तरह की तटस्थता लेकर के चलता है, न्यूट्रलिटी लेकर चलता है। निम्नलिखित में से त्यागपत्र का प्रमुख संदर्भ कौन सा है? इसमें से त्यागपत्र किस प्रकार का उपन्यास है? मनोवैज्ञानिक। अगर पता हो कि किसका उपन्यास है तो आराम से किया जा सकता है। जैनेन्द्र का उपन्यास है और जैनेन्द्र मनोविश्लेषणवादी धारा के हैं। तो मनोविश्लेषणवाद किसका सिद्धांत है? मनोविज्ञान का ही एक सिद्धांत है। तो मनोवैज्ञानिक प्रकार का उपन्यास है त्यागपत्र। और त्यागपत्र इसमें जो है प्रमोद और किसकी है कहानी? प्रमोद और मृणाल की कहानी है। ठीक है, मृणाल जो कि प्रमोद की बुआ है और उसका जो नरकीय जीवन उसको मिलता है, नारकीय जीवन जो उसको मिलता है अपनी परिस्थितियों की वजह से। तो एक मनोवैज्ञानिक उसमें जो है
उसमें दिशा में चित्रण करता है। ठीक है, कभी कभी सवाल पूछा जाता है यहाँ से, हॉट फेवरेट कि त्यागपत्र उपन्यास में त्यागपत्र कौन देता है? कौन देता है? प्रमोद देता है। किस पद से देता है? अपने जज के पद से देता है ना। अगला देखिए, तमस में जिला मजिस्ट्रेट रिचर्ड के बारे में कौन सा कथन जो है वो ठीक नहीं है? तमस की समरी आपको बताई गई है, तमस पता होना चाहिए वैसे भी आपको। हाँ, कौन सा किया आप लोगों ने? सी किया। हाँ, और किसी ने कुछ और किया हो इसके अलावा? सबने सी ही किया है या फिर छोड़ा होगा, है ना? तो सी इसका सही उत्तर होगा। सांप्रदायिकता को लेकर के भावुक और संवेदनशील तो ये कतई नहीं है। भारतीय इतिहास कला का मर्मज्ञ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मतलब अगर आपको तमस की थीम पता है कि कौन किस पक्ष में है, कौन सांप्रदायिक है, कौन सांप्रदायिकता फैलाता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, रिचर्ड की बहुत बड़ी भूमिका थी। वो 5 दिन के जो दंगे जिसकी कहानी तमस है, वो कहीं ना कहीं भूमिका में रहता है रिचर्ड। तो वो चाहता है कि जैसे अंग्रेजों ने जो किया है, वो जो है सांप्रदायिकता फैलाने में बड़ा योगदान किसका था? जिला मजिस्ट्रेट रिचर्ड का था। ठीक है, तो ये है। तो केवल निजी हित के बारे में सोचने वाला तो ये था ही, और निजी रुचियों से प्रशासनिक कार्यों को अलग रखने वाला, तो ये तो अलग बात हो ही सकती है। ठीक है, तो सबसे सटीक वो जवाब जो गोदान का गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? क्या लिखा आप लोगों ने इसमें से? है समाज सेवा करने वाला। हाँ, रूढ़ी विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का, रूढ़ी परंपरा को मानने वाले वर्ग का। तो अगर आपने गोदान की कम से कम ग्रामीण कहानी हमने आपको पूरी बताई है, वही महत्वपूर्ण भी है आपकी परीक्षा के लिहाज से। ठीक है, जैसे यूजीसी नेट वगैरह में जो थोड़ा बड़े उसमें होते हैं, अब उन्होंने ग्रामीण कहानी पूछना छोड़ दिया है। गोदान से सवाल रखना ही रखना है तो वो ज्यादा शहर की कहानी पूछते हैं, क्योंकि गाँव की कहानी सब पढ़ते हैं। ठीक है, अब गाँव के जो कैरेक्टर है वो बड़े आसान किस्म, आपको पता चल जाएगा। जैसे अगर सीधा आएगा कि होरी किस तरह का व्यक्ति है, तो आप 2 लाइन में बता सकते हैं। लेकिन मिस्टर मेहता किस तरह के व्यक्ति हैं, आपको हर बारे में अलग अलग, स्त्रियों संबंधी उनकी अलग राय है, जिन जनता के बारे में, देश के बारे में वो अलग सोचते हैं, अलग अलग तरह से। एक शेड कैरेक्टर जो होता है, जिसके अंदर बहुत सारी लेयर्स आपको दिखाई देती हैं। शहरी कैरेक्टर प्रेमचंद के गोदान में इस प्रकार के हैं, और जो ग्रामीण वो हैं पात्र हैं, वो बड़े आसान किस्म के हैं, वो एक ही प्रकार का है। ठीक है, तो इसमें जो गोबर है, रूढ़ी विरोधी नई परंपरा के किसान युवक का जो है प्रतीक है इसमें। ठीक है, तो गोबर क्यों है रूढ़ी विरोधी? ये क्यों है? कुछ 1-2 उदाहरण बता सकते हैं आपकी, क्यों रूढ़ी विरोधी कहा जा रहा है इसको? ये विद्रोह प्रकार का व्यक्ति है ये, तो क्यों है? 1-2 उदाहरण बता सकते हैं आप। जैसे पहला तो ये यही विद्रोह करता है कि जो किसानी है, किसानी में लाभ नहीं है, तो हमको सीधा सीधा मजदूरी करनी चाहिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो जो रूढ़ी थी कि किसानी, जो उसका पिताजी कहता है, होरी कहता है कि खेती में जो ये किसानी में जो मर्याद है वो मजदूरी में नहीं है, कि चाहे जो 2 रुपए का मजदूर है उसकी भी उतनी इज्जत नहीं है जितने 5 पैसे के किसान की है। तो वो इज्जत और मान सम्मान की तरफ ज्यादा सोचता है। और गोबर क्या सोचता है कि जो किसानी 2 वक्त का रोटी भी नहीं दे सकती है, वो उस किसानी को करने का फायदा नहीं है। ऐसी मर्यादा आप अपने पास रखिए, मुझे नहीं करनी है ऐसी मर्यादा। ठीक है, मर्यादा यानी मर्यादा, है ना? तो इस तरह से तो वो एक तो ये है। दूसरा, और भी बहुत सारी वो चीजें करता है। जो होरी है, वो जो बड़े वर्ग हैं, जो सवर्ण है, जैसे जो दातादीन मातादीन पंडित है, ब्राह्मण है, तो होरी उनके प्रति बड़ा, मतलब उनके बड़े अत्याचार के बावजूद उनके प्रति कृतज्ञ भाव से खड़ा रहता है, हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। गोदान जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो गोबर है वो उनकी एकदम धज्जियां उड़ा देता है शहर से आकर के। ठीक है, एक होली के दिन का खेल आयोजित करता है और एकदम बच्चों से कहता है कि इनकी नकल करो। तो अब गांव में आपने देखा होगा कि आप कम से कम 2-4 कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिनको आप आराम से नकल कर सकते हैं। वैसे तो सारे ही कैरेक्टर ऐसे होते हैं, वो एक खास तरह से चलते हैं, खास तरह से बोलते हैं, है ना, खास तरह से गालियां देते हैं, तो आप उनकी नकल कर सकते हैं। तो दाता दिन माता दिन भी इसी तरह के कैरेक्टर हैं। तो बच्चों से उनका खेल करवा देता है, राय साहब का मजाक उड़वा देता है, तो इस तरह की चीजें करता है। ठीक है, तो गोबर इस दृष्टि में क्या है? रूढ़ी विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का प्रतीक है। ठीक है ना, तो ये है। परख और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक कौन है? अभी आपने कहा त्यागपत्र के जैनेन्द्र है, तो जैनेन्द्र के भी आपको सारे पता होने चाहिए। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, है ना? हाँ, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दशार्क, ये सारे है ना। थोड़ा काल का मेरा इधर से उधर हो गया होगा, लेकिन मोर ओवर यही है। ठीक है, तो ये है। चतुर्सेन शास्त्री का एक आध याद रहे तो क्या है? वैशाली की नगर वधु, कभी नहीं भूलना है। विराटा की पद्मिनी, वैशाली की नगर वधु, चतुर्सेन शास्त्री के बड़े महत्वपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन याद रहे तो ठीक रहता है। ठीक है, अज्ञेय के 4 उपन्यास याद रहे तो अच्छा है। शेखर एक जीवनी, इसके अलावा अपने अपने अजनबी और नदी के द्वीप। ठीक है, ये 2-3 है बस।
याद रहे, प्रेमचंद के आपको बताए गए हैं 11-12 उपन्यास, ठीक है, उसमें कहने की जरूरत ही नहीं है। सेवा सदन से शुरू होता है मामला, बल्कि अगर उसमें देखेंगे हम जो उनके उर्दू के उपन्यास थे, तो वहां से कहां से शुरू होता है, देवस्थानम रहस्य से शुरू होता है, ठीक है, वहां से यात्रा शुरू होती है। गोदान और मंगलसूत्र जो उनका क्या था, अपूर्ण उपन्यास रह गया था, वो था, ठीक है। तो मंगलसूत्र एक लेखक की कहानी है, तो ऐसा लगता है अगर मंगलसूत्र उपन्यास पूरा हो जाता तो कहीं ना कहीं से हमें पता चलता कि लेखक जो है प्रेमचंद के जीवन के बारे में वो क्या सोचते थे, वो बहुत कुछ पता चलता है। वैसे प्रेमचंद के जीवन एक पर पूरी तरह से खुली किताब है। उसका कारण बड़ा यह है कि उनके पुत्र अमृत राय ने भी उनकी जीवनी लिखी, कलम का सिपाही नाम से। इसके अलावा उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने भी प्रेमचंद घर में नाम से जीवनी लिखी। तो पत्नी जो है लिखेगी तो आप काफी सारी लेयर्स आपके सामने खुलेंगी, लेकिन तब भी अगर प्रेमचंद का अपना पर्सपेक्टिव समझ में आता कि वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, तो वो उपन्यास पूरा नहीं हो सका। उसको पूरा किया है उनके पुत्र अमृत राय ने, ठीक है, लेकिन तब भी उसको अपूर्ण ही माना जाना चाहिए। जिस तरह से मोहन राकेश का जो नाटक था वो अधूरा रह गया था, कौन सा, पैर तले की जमीन, उसको पूरा किया था उनके दोस्त कमलेश्वर ने, लेकिन तब भी उसको आप अपूर्ण ही मानेंगे, ठीक है। तो ये है। हाँ, 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास की लेखिका क्या किया, उषा प्रियमवदा। उषा प्रियमवदा आपके सिलेबस में है ना, हाँ, तो उषा प्रियमवदा आपने अच्छे से तैयार करना है। मन्नू भंडारी के 2-3 उपन्यास आपको बताए गए हैं। एक, हाँ, एक तो आपका महाभोज हो गया, आपका बंटी हो गया, एक और था, एक कहानी यह भी तो उनकी थोड़ा आत्मकथात्मक प्रकार का है। इसके अलावा 1 इंच मुस्कान जो उन्होंने अपने पति राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा था, ठीक है, एक हिस्सा उन्होंने लिखा, एक हिस्सा मन्नू भंडारी ने लिखा, ठीक है। इसके अलावा कृष्णा सोबती के 2-4 याद रहने चाहिए, जिंदगी नामा, सूरजमुखी अंधेरे के। इसके अलावा नहीं, बादलों के घेरे तो उनका वो है ना, कहानी संग्रह है, कहानी भी है बादलों के घेरे। तो कृष्णा सोबती भी आपके सिलेबस में है, तो वो भी आपको तैयार करने हैं। निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है, और ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी के उससे है। तो आप अगर आपको पता है कि पहला कौन सा था और अंतिम कौन सा था, तब भी मेरे विचार से ये हो जाना चाहिए। इसका सही उत्तर क्या है, ए है ना, बाणभट्ट की आत्मकथा से शुरू होती है और अनामदास का पोथा अंतिम, ठीक है। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ठीक है। कभी कभी सवाल यह भी पूछा जाता है कि कौन सा किस काल का उपन्यास है, ठीक है, कौन सा किस काल पर। जैसे बाणभट्ट की आत्मकथा 6ठी-7वीं सदी, 7वीं-8वीं सदी है ना, हर्षवर्धन के काल का उपन्यास है। चारुचंद्र लेख कब का है, चारुचंद्र लेख ये शायद 12वीं सदी के आसपास का है, ठीक है। पुनर्नवा गुप्त वंश के टाइम का है, जब समुद्रगुप्त का शासन था उस समय पे। अनामदास का पूछा जब उपनिषद काल था, बहुत प्राचीन उपनिषद काल, मतलब आप पीछे जाना पड़ेगा आपको, बिफोर क्राइस्ट में जाना पड़ेगा, ईसा पूर्व में। निम्नलिखित उपन्यास और उनके नारी पात्रों का आपको मिलाने हैं इसमें, ठीक है। तो बताओ, परख, परख का मिला पाए आप, हाँ, देखो गबन का तो कम से कम कर ही पाएंगे, जालपा, त्यागपत्र, अब ये मृणालिनी हो गया है, मृणाल होना चाहिए था वैसे, चलो ठीक है। शेखर एक जीवनी, शशि, ठीक है, परख का, तो ठीक है। तो ये धनिया किसकी है, धनिया किसकी है, गोदान की है, ठीक है। होरी की पत्नी का नाम है नहीं, हाँ, होरी की पत्नी का नाम है धनिया, ठीक है। गोबर की पत्नी का नाम क्या है, जुनिया है, ठीक है। तो धनिया, जुनिया, इसी तरह के नाम होते हैं प्रेमचंद के उपन्यासों में, ठीक है। और नाम क्या होते हैं, जैसे गूदड़ भूंगी किस उपन्यास के, किस कहानी के पात्र हैं, दूध का दाम, मंगल के माता पिता का नाम है क्या, हाँ। तो इस तरह के नाम आपको याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। हाँ, निम्नलिखित आंचलिक उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ मिलाना है आपने। चौथा विकल्प नहीं बना क्या, तो यार इन्होंने आधा ही किया हुआ। एक मिनट, ये आपके यहाँ पूरा है बना हुआ, बना हुआ है, एक मिनट जरा दिखाओ अपना पेपर। पंद्रवा डी है पानी के प्राचीर, पानी के प्राचीर। एक विकल्प है उसमें रेणु, और है हिमांशु श्रीवास्तव, ठीक है। चलिए तो मिलाइए इसमें, रतिनाथ की चाची किसका है, नागार्जुन, ठीक है। मैथिली विधवा की कहानी है। परति परिकथा
फणीश्वरनाथ रेणु, कब तक पुकारूं, रांगे राघव, ठीक है ना। पानी के प्राचीर, रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र का एक पानी के प्राचीर और दूसरा इनका उपन्यास है पानी के प्राचीर और जल टूटता हुआ, ठीक है। तो ये दो उपन्यास है, तो जो भी क्रम इसमें बन रहा है आपके विकल्प में वो बना लो, ठीक है। रतिनाथ की चाची नागार्जुन, परति परिकथा रेणुका, ठीक है। तो ये हिमांशु श्रीवास्तव का कोई भी उपन्यास मुझे तो कम से कम ध्यान नहीं है, ये ध्यान आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है हिमांशु श्रीवास्तव। हाँ, इसमें आपको मिलाने हैं उपन्यास और उपन्यासकार ही मिलाने हैं, ठीक है। लाल टीन की छत निर्मल वर्मा का उपन्यास है। आपका बंटी मन्नू भंडारी का उपन्यास है, ठीक है। 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रेमवदा तो जुगलबंदी गिरिराज किशोर का ही बना, ठीक है। तो A1 दो जगहों पे है, B4 पहला वाला उत्तर, ठीक है। ये है, ठीक है। इसके अलावा गिरिराज किशोर का एक उपन्यास आप याद रखिए, पहला गिरमिटिया, और ये किस पर आधारित है, ये एक जीवनी परक उपन्यास है गांधी का, ठीक है ना। महात्मा गांधी पर आधारित है ये। महात्मा गांधी का जो साउथ अफ्रीका में जीवन बीता उस पर आधारित है ये पहला गिरमिटिया, ठीक है ना। पहला गिरमिटिया महात्मा गांधी, गिरिराज किशोर ने लिखा है। तो एक ही है, ठीक। निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा, अंतिम अरण्य, इनका अंतिम उपन्यास था शायद, है ना। कालक्रम सहित अगर आप देखेंगे अंतिम अरण्य जो है इन्हीं का उपन्यास है, ठीक है। बाकी उपन्यासों में लेकिन दरवाजा शायद किसी उनका है, इसका है ये। बाकी उपन्यास थोड़ा देख लेना आप, है ना। मैं भूल तो गया, वैसे आपके मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके सिलेबस में हो, इसमें से जो भी आपके विकल्प दिए हुए। हाँ, फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर के आए हुए शरणार्थी हिंदुओं की जो है दारुण कथा का चित्रण है। जुलूस जो है वो इस तरह का शरणार्थी जीवन पे जुलूस, ठीक है। मैला आंचल, इसका जो कहानी का क्षेत्र है वो क्या है, मेरीगंज, है ना। मेरीगंज जो है गांव है, इलाका है। इसके अलावा परति परिकथा कहाँ किस पर आधारित है, ये भी यानी कि वो है पूर्णिया जिले का ही वर्णन है इसमें, वो भी सेम टू सेम आंचलिक। कलंक मुक्ति, ये किसका उपन्यास है, कलंक मुक्ति सिलेबस के व्यक्ति का तो नहीं है शायद। हाँ, एक कलंक मुक्ति से एक कहानी याद आ रही होगी आपको, प्रेत मुक्ति किसकी है, प्रेत मुक्ति कहानी किसकी है, प्रेत मुक्ति भूल गए, शैलेश मटियानी की कहानियां, ठीक है ना, प्रेत मुक्ति, ठीक। देखिए अमृतलाल नागर के निम्न उपन्यासों में कौन सा है जो जीवनी आधारित है, मानसगांस किसकी जीवनी, ये है तुलसीदास। कभी कभी सवाल क्या पूछा जाता है, ये भी थोड़ा सा देख लो। कभी कभी सवाल ये भी पूछते हैं ये लोग कि राम और काम के द्वंद्व का उपन्यास कौन सा है, राम और काम का अंतर्द्वंद का उपन्यास कौन सा है, ठीक है। तो ये है आपका तुलसीदास, मानस का हंस उपन्यास है, तुलसीदास के जीवन पर आधारित है, ठीक है। हालांकि जीवनी के लिहाज से बहुत प्रामाणिक नहीं माना जाता है, ठीक है, ये बस है। इलाचंद्र जोशी के उपन्यास है जहाज का पंछी, इसको किस श्रेणी में रख सकते हैं आप, इलाचंद्र जोशी जहाज का पंछी, इलाचंद्र जोशी मनोवैज्ञानिक है भाई, मनोवैज्ञानिक उपन्यास, ठीक है। जहाज का पंछी इलाचंद्र जोशी भी है ना सिलेबस में। अच्छा, इलाचंद्र जोशी का संबंध भी उत्तराखंड से है भाई, ठीक है, इसलिए इनको भी ठीक से तैयार करके आना है, ठीक है। महाभोज मन्नू भंडारी का किस तरह का उपन्यास है, राजनीतिक उपन्यास है, ठीक है, पॉलिटिकल राजनीतिक उपन्यास। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी, ग्राम जो थी, और कहाँ छपी थी, है हिंदू में छपी थी। कब छपी थी, 1911, नहीं शायद विशाल भारत में छपी थी,
हिंदू में छपी या विशाल भारत में छपी? वो देख लेना आप, थोड़ा पत्रिका देख लेना, नोट्स में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ग्राम कहानी 1911 में प्रकाशित हुई थी, प्रसाद की पहली कहानी है। ये कौन सा है जो कहानी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई नहीं है इसमें से? पत्नी कहानी जो है, ये जो है इनकी नहीं है। कजाकी इनकी एक कहानी बहुत प्रसिद्ध नहीं है, आपको पढ़ाई भी नहीं गई है, लेकिन तब भी आप इसके बेस पे तो कर ही सकते हैं। पत्नी किसकी कहानी है? जैनेन्द्र कुमार की कहानी है। आगे आइए। प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि कहानीकार कौन है? कौन किया आपने? यशपाल किया होगा, है ना? यशपाल। ये तो सिंपल से फैक्चुअल क्वेश्चन है। समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन था? कमलेश्वर, ठीक है। तो जो समांतर कहानी, अकहानी, सक्रिय कहानी, सचेतन कहानी, ये जो सारे कहानी आंदोलन चले थे छोटे छोटे, इन सबके आपको तैयार करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आने की संभावना है कि यहाँ से एक प्रश्न पूछा ही जाए, ठीक है। उसने कहा था कहानी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अच्छे से पढ़ के जाना भाई, उसने कहा था कहानी को, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। लहना सिंह इसका जो है नायक है, और इसके अलावा बोधा सिंह, हरजारा सिंह, ये सारे इसमें आते हैं, कैरेक्टर्स आते हैं। सक्रिय कहानी के प्रवर्तक कौन से? राकेश वत्स, ठीक है ना। अमृत राय सहज कहानी के थे। कमलेश्वर आपने कहा समांतर कहानी के थे। राजेंद्र यादव नई कहानी आंदोलन के कुछ सक्रिय कहानीकारों में से एक थे, ठीक है। कमलेश्वर भी इसमें शामिल थे, लेकिन ये है समांतर कहानी, समांतर कहानी, सहज कहानी के कमलेश्वर, समांतर कहानी के राजेंद्र यादव, नई कहानी आंदोलन के। नई कहानी आंदोलन के कौन कौन थे? एक तो कमलेश्वर, ठीक है। एक हो गए आपके कौन? राजेंद्र यादव, और तीसरे हो गए आपके कौन? मोहन राकेश। तो ये लेखक त्रयी आपको याद रहनी चाहिए नई कहानी आंदोलन के संदर्भ में, ठीक है। हाँ, नई कहानी आंदोलन से संबंधित एक दुनिया समानांतर का संपादन किसने किया है? राजेंद्र यादव ने, ठीक है। इसकी मेजर कहानियां जो भी आपके सिलेबस का व्यक्ति लगा हुआ था, उनकी सारी कहानियां हमने यहाँ से करवाई, ठीक है। तो ज्यादातर पूछा भी यही जाता है। आप ट्रेंड देखेंगे, एक दुनिया समानांतर में जो कहानियां आपको बताई गई हैं, जो कहानियां आप देखेंगे, वही सारी कहानियां किसमें है? वही सारी कहानियों से सवाल पूछा जाता है। जैसे अगर हम बात करें मोहन राकेश की कहानियों में से, तो एक और जिंदगी ही पूछी जाती है ज्यादातर, बहुत केसेस हैं मतलब जो कि एक और जिंदगी ही पूछी जाएगी। इसके अलावा राजेंद्र यादव की कोई कहानी पूछेंगे तो टूटना कहानी पूछेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक दो और हो सकती हैं जो थोड़ा बहुत, जैसे आपकी उषा प्रेमवदा है। उषा प्रेमवदा की दो कहानियां पूछी जाती हैं, एक मछलियां पूछी जा सकती है, दूसरी वापसी पूछी जाती है। एक एक्सेप्शन ये है, वापसी ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। तो वो भी जो है आपको कहानी बताई गई है ना कि रेलवे से रिटायर होके आए, अपने ही परिवार में मिसफिट हो गए, तो वो जो कहानी है किसी गजाधर बाबू की कहानी है, ठीक है। थोड़ा बहुत वो मिलती जुलती कहानी है, मनोहर श्याम जोशी की जो कहानी है ना, सिल्वर वेडिंग, थोड़ा बहुत उसी से मिलती जुलती है, ठीक है। लेकिन हल्की सी थीम अलग है, बाकी सब सेम है। अपने परिवार में पीढ़ी के जनरेशन गैप की वजह से मिसफिट हो जाना, वो कहानी है आपकी वापसी। नई कहानी आंदोलन के कहानीकार नहीं है। कौन नहीं है? किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी मतलब कहानी के लिहाज से आदिकाल के आदमी है, ठीक है, बहुत शुरुआती कहानीकारों में से एक है। सचेतन कहानी की अवधारणा किसकी है? सचेतन कहानी महीप सिंह, ठीक है ना। हाँ, एक ये रह गया था, महीप सिंह। इसके अलावा एक जनवादी कहानी चली थी, वो किसने चलाई थी? वो एक जनवादी लेखक संघ था पूरा का पूरा, वो चलाया था। इसमें ये सारे लोग भी शामिल हुए थे, बहुत सारे रचनाकार थे जो उसमें शामिल हुए थे। तीसरी कसम और लाल पान की बेगम कहानियां किसकी है? फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियां हैं। आसान सा सवाल है, रेणु की कहानियां हैं ये सारी। अगला देखिए, लंदन की एक रात किसकी कहानी है? निर्मल वर्मा की, ठीक है। मोहन राकेश की एक और जिंदगी याद रहे तो अच्छा। एक और कुछ कहानी संग्रह भी आपको याद रहने चाहिए। एक और जिंदगी इनका एक कहानी संग्रह भी है, किसका? मोहन राकेश का। धर्मवीर भारती है एक गुल की बन्नो, गुल की बन्नो धर्मवीर भारती। मार्कंडेय की कहानी दोपहर का भोजन,
शायद हाँ दोपहर का भोजन ही है जहां तक मुझे याद आ रहा है, दोपहर का भोजन मार्कंडेय। 1 मिनट, थोड़ा सा आप सर्च कर सकते हैं इसमें। दोपहर का भोजन किसकी कहानी है? अरे यार, अमरकांत की है यार ये तो। मार्कंडेय की कहानी क्या थी मैं भूल गया। है किसी को याद? एक दुनिया समान अंतर में संकलित कहानी है, किसी को हो ध्यान तो बता देना। औद्योगिक परिवेश पर आधारित शेखर जोशी की कहानी कौन सी है? औद्योगिक परिवेश पर आधारित, भाई पहले ही पूछा जा रहा है, कौन सी कहानी है? क्या किया इस सवाल को? क्या किया? हाँ, बदबू जो कहानी है ये औद्योगिक परिवेश पर आधारित है। ठीक है, इसमें होता क्या है, जो व्यक्ति नया नया फैक्ट्री में आ रखा है तो शुरू में उसको जो है पहले दिन वो खाना खा ही नहीं पाता है, क्योंकि जो केमिकल्स हैं, केमिकल की स्मेल उसको हाथों पर महसूस होती है। ठीक है, तो बाकी मजदूर तो मतलब केवल हाथ पहुंच के भी खाना खा लेते हैं। अब इसने हाथ धो धो करके साबुन खत्म कर दिया। ठीक है, जो मतलब जो डव साबुन था, लक्स साबुन था, सारे के सारे ट्राई किए होंगे, लेकिन जो है कुछ आया नहीं, मतलब स्मेल जो है गई नहीं, वो खाना खा ही नहीं पाया। तो धीरे धीरे करके वो देखता है कि स्मेल खत्म होती जा रही है। तो क्या स्मेल खत्म होती जा रही है या उसको आदत पड़ती जा रही है? उसको आदत पड़ती जाती है। और इस कहानी में बड़ा गहरा संकेत है कि जो कुव्यवस्थाएं होती हैं, जो विसंगतियां होती हैं, जो बुराइयां होती हैं, धीरे धीरे हम कैसे उसके आदी बन जाते हैं। तो बदबू जो है इस तरह की कहानी औद्योगिक परिवेश की है। इसके पात्र का नाम एक ही कैरेक्टर आता है इसमें, उस मजदूर का नाम भी है शायद, कुछ नाम ही तो नहीं पता है इसमें, एक ही पात्र है ना वो, वही। अगर उसका पात्र का नाम है भी तो भी इसमें ऐसी कहानी नहीं है कि जो बहुत सारे कैरेक्टर हो आपस में बात करें, एक श्यामनाथ हो एक रामनाथ हो, ऐसी कहानी नहीं है। एक ही कैरेक्टर है, बाकी के मजदूर हैं, उसी के मन का द्वंद्व जो है चलते 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 इस तरह से बनता है। ठीक है, दाजू कहानी तो एक मतलब आंतरिक परिवेश की कहानी है। उस्ताद और मृत्यु भी दो कहानियां इनकी है। ठीक है, इसके अलावा शेखर जोशी की एक कहानी है गलता लोहा। ठीक है, एनसीईआरटी में एक समय में लगा करती थी, है ना। हाँ, सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी के पात्र है? पत्नी कहानी के पात्र है। ठीक है ना, पत्नी कहानी की पात्र है सुनंदा। पत्नी कहानी करके जाना भैया, आप लोग तैयार करके जाना, पूछा जा सकता है। इसका क्रम बताना है आपने। ठीक है, कौन सा है सही क्रम? देखो, सबसे पहले इस लिहाज से आएगी पंच परमेश्वर। ठीक है, इसके बाद बूढ़ी काकी, इसके बाद पूस की रात, और इनकी अंतिम कहानी क्या थी? कफन थी। ठीक है, तो 3-2 नहीं, 3-1 डी जो है सही विकल्प होगा। हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली है? क्या किया आप लोगों ने इसमें? प्रेमचंद, है ना। विकल्प थे तो प्रेमचंद ने यथार्थवादी परंपरा की नींव डाली है। पहले आदर्शोन्मुख यथार्थवाद और उसके बाद चरम यथार्थवाद। हाँ जी, कहानी के प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल। गंगा प्रसाद विमल का भी संबंध उत्तराखंड से है। ठीक है, गंगा प्रसाद विमल। कहानी के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है? कौन सा किया आप लोगों ने? सी, है ना। असीमित प्रयोग कहानी में नहीं किया जा सकता है। असीमित प्रयोग करेंगे तो फिर वो कहानी जो है यथार्थवाद से एकदम कट जाएगी और फिर वो कहानी नहीं रहेगी, है ना। तो जो शुरुआती कहानियां थी कि एकदम कहीं की कहीं पहुंचती थी, वो जो है कहानी में भी एक लिमिटेशन है, कल्पना की भी लिमिटेशन होती है। ठीक है, तो वो जो है आपको नजर रखना चाहिए। बाकी तो सूत्र भी कहानी का आधार बन जाता है, बिल्कुल बनता है। घटना का एक सूत्र कहानी का आधार बन जाता है, बिल्कुल। कहानी विश्वसनीय होनी चाहिए, निश्चित रूप से। कहानी के कथानक में आदि मध्य और अंत होते ही होते हैं। तो ये जो है आपका ये। कोई ऐसी कहानी आपको पता है जिसमें मतलब कथानक है ही नहीं, जिसमें मतलब घटना नहीं है? कथानक तो क्यों नहीं है, लेकिन घटना नहीं है। प्रेमचंद की कहानी। हम्म, हाँ, गिला। गिला जो कहानी है उसमें जो है वो स्त्री जो है अपना गिला जो है
कहती रहती है कि जो जो स्थितियां परिस्थितियां हैं वो सब, ठीक है। तो उस कहानी में प्रेमचंद के स्त्रियों से संबंधित क्या विचार हैं ये भी आपको प्रकट होते हुए नजर आते हैं। वो कहती है, जिसमें मतलब जो पात्र है वो कहती है उसमें कि स्त्रियां तब तक पुरुषों से मतलब अत्याचार उन पर होता रहेगा पुरुषों के द्वारा, तब तक वो जो है शोषित रहेंगी जब तक वो आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र नहीं हो जाती हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात जो है कब की थी प्रेमचंद ने, 1930 के आसपास कह रहे थे, ठीक है। आज भी यही कह रहे हैं लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। रघु प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? अलग जोजा जो कहानी है, ठीक है। एक लंबी कहानी है ये, ठीक है। इसमें जो है क्योंकि 2-3 पीढ़ियां आती हैं, पहले जो है इनमें भी भोला महतो है शायद, है ना। हाँ, इसमें भोला महतो है। तो भोला महतो की मृत्यु हो, भोला महतो जो है, भोला महतो की पत्नी की मृत्यु होती है यानी रघु की माता की। तो फिर वो दूसरी मम्मी लेके आते हैं, क्या नाम है उनका, पन्ना, पन्ना को लेकर के आते हैं। फिर उसके साथ उसकी बनती नहीं है रघु की, अपनी सौतेली माँ के साथ। और सौतेली माँ के साथ जब नहीं बनती है तो फिर जो है जब उसके यहाँ जब रघु की शादी होती है, नहीं जब भोला महतो की मृत्यु हो जाती है उसके बाद रघु परिवार की जिम्मेदारी संभालता है। फिर रघु की शादी होती है तो फिर उन दोनों का फिर अलगाव हो जाता है। फिर रघु की मृत्यु हो जाती है, फिर केदार, और फिर केदार अंत में केदार और मूलिया जो कि रघु की पत्नी है, उन दोनों का विवाह हो जाता है। तो लंबे घटनाक्रम की कहानी है, लेकिन अब दरअसल क्या है, यहाँ भी आपको नजर आता है संयुक्त परिवार में आस्था नजर आती है किसकी, प्रेमचंद की, ठीक है। अच्छा, प्रेमचंद के यहाँ आप ये चीज देखेंगे सौतेली माँ खूब आती है, ठीक है, क्योंकि उनके अपने जीवन में सौतेली माँ थी, उन्होंने भी विमाता का दर्द जो है उन्होंने खुद झेला। अनमेल विवाह उनके यहाँ खूब आता है क्योंकि प्रेमचंद का खुद का जो पहला विवाह हुआ था वो अनमेल विवाह हो गया था, ठीक है। कि मतलब ऐसे 14-15 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी हुई। तो उनकी जब शादी हुई तो पहले तो शक्ल देखी ही नहीं जाती थी, तो उन्हें जो है लगी नहीं वो, मतलब शक्ल, विवाह के बाद शक्ल देखी होगी तो उन्हें बिल्कुल नहीं लगा कि यहाँ तो बिल्कुल नहीं जमेगा, तो वो फिर उनको जो है छोड़ करके चले गए। फिर बाद में जाकर के इनके यहाँ एक विधवा विवाह का समर्थन दिखाई देता है, क्योंकि प्रेमचंद ने खुद जो है विधवा से शादी की थी, एक बाल विधवा शिवरानी देवी, जो कि आगे में उनकी पत्नी रही अंत समय में, तो वो रही, ठीक है। तो प्रेमचंद की कहानियों में जो भी आप देखते हैं सारी की गरीबी खूब देखते हैं आप, है ना। प्रेमचंद के यहाँ हर आदमी गरीबी है, बहुत कम अमीर है, तो वो आपको यहाँ दिखाई देगा। संघर्ष करते हुआ व्यक्ति जो है आपको दिखाई देगा, क्योंकि प्रेमचंद खुद का जीवन इस तरह से था, ठीक है। तो ये जो है आपको नजर आता है। हाँ, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, लहना सिंह, ठीक है। इसमें जो है अन्य पात्र ये भी, हजारा सिंह तो है, भगत सिंह, हरभजन सिंह, ये तो ऐसे ही नाम रखे हुए हैं बस, ठीक। हाँ, प्रेमचंद की कौन सी रचना अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी? ये बहुत आसान से सवाल है, मतलब ये तो ग्रुप सी वाले विद्यार्थी कर सकते हैं इस सवाल को, ठीक है। सोजे वतन जब्त की गई थी, इसमें 5 कहानियां संकलित थी, ठीक है, और ये उर्दू में छपा था, 5 कहानियों का संकलन था, 1907 में छपा था। शुरुआती इनका जो है काम था कहानी की दुनिया में, तो वो था। हाँ, अज्ञेय का कहानी संग्रह इनमें से कौन सा नहीं है? दिवाली, ठीक है, दिवाली। एक कहानी संग्रह इससे मिलता जुलता है, दिवाली और होली, किसका है? दिवाली और होली किसका है? इलाचंद्र जोशी का, इलाचंद्र जोशी का। इलाचंद्र जोशी भी आपके सिलेबस में है, तो उनको आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा भाई, सारे के सारे याद कर लेना, ठीक है। धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, ये ऐसे कुछ कुछ याद आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, आहुति जैसे एक याद आ रहा है, खंडहर, और कंटीले फूल लजीले कांटे अंतिम, तो ये कुछ कुछ तो मुझे भी याद आ रहे हैं, आपको भी याद आने चाहिए, ठीक है। तो ये है। हाँ, कहानी और कहानीकार में सुमेलित नहीं है, कौन सा? सी। हाँ, एक और जिंदगी जो है वो किसकी है? मोहन राकेश की। एक और जिंदगी किसकी है? मोहन राकेश। अमरकांत की है दोपहर का भोजन जो था, दोपहर का भोजन, और शायद डिप्टी कलेक्टर भी इन्हीं का है, डिप्टी कलेक्टरी, डिप्टी कलेक्टरी, ठीक है। मार्कंडेय की कहानियां है। हाँ, दूध और दवा, दूध और दवा, जो मार्कंडेय पीछे कौन सा क्वेश्चन रहा होगा वो देख लेना, उसमें आप देख लेना, दूध और दवा जो है उनका है, किसका है? मार्कंडेय का है, दूध और दवा, 32वां क्वेश्चन है, ठीक है। वहां पीछे जाकर के आप उसको कर सकते हैं।
ठीक है, 32वां क्वेश्चन, दूध और दवा जो है वो लिखा है। अगला देखो भाई, अज्ञेय की रोज कहानी किस अन्य नाम से जानी जाती है? गैंग्रीन। पहले ये गैंग्रीन नाम से ही छपी थी ना, पहले गैंग्रीन नाम से छपी थी, बाद में इस कहानी का नाम रोज हुआ। ठीक है, और इसकी थीम भी यही है कि जो रिपीटेशन है, सेम तरह का जीवन जीने का जो एक, उसके बाद जो उदासीनता आती है, जो जीवन खराब होना शुरू होता है, वो है। ऐसा तो रोज होता है वाली जो बात है, उसमें एक स्त्री है और उसका जो है जीवन एक तरह का है, एक ही टाइम पे उसको खाना बनाना है, एक ही टाइम पे बर्तन धोने हैं, एक ही टाइम पे उठना है, एक ही टाइम पे सोना है, तो सारा जो जीवन है वो एकदम सेम टू सेम है। रोज जो है कुछ नयापन नहीं है, तो नयापन का खो जाना और इस वजह से जो एक तरह से चीजें आती हैं, उसका मनोवैज्ञानिक दृष्टि से चित्रण है। जैनेन्द्र की कहानी है रोज। ठीक है, मालती है शायद कहानी की नायिका का नाम। ठीक है, हाँ मालती ही है। बुद्धगुप्त किस कहानी का पात्र है? बुद्धगुप्त आकाश का, आकाशदीप कहानी का। ठीक है, बुद्धगुप्त और इसका नाम क्या है? चंपा। ठीक है, ये आपको याद रहनी चाहिए भाई। रामचंद्र शुक्ल ने किस कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा था? घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें से भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय रूप झांक रहा है। ठीक है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या करा नहीं रहा है। ये किस क्या किया आप लोगों ने? उसने कहा था कहानी किया, उसने कहा था कहानी आपको करना चाहिए था। ठीक है, इसका मतलब कारण ये है, देखो इसमें से बाकी कोई भी कहानी ऐसा नहीं है जिसमें प्रेम का स्वर्गीय रूप झांक रहा हो। तो प्रेम के वजह से बलिदान पर आधारित जो कथानक है वो किसका है? उसने कहा था कहानी का है, तो निश्चित रूप से आपका बनेगा। वैसे आप अपने नोट्स में इसको अपडेट कर सकते हैं कि जो है ये रामचंद्र शुक्ल ने इस कहानी के बारे में कहा है। वैसे गद्य के बारे में शुक्ल जी ने वैसे ही बहुत कम कहा। ठीक है, बहुत कम पेज मिलते हैं, 40-50 पेज, तो वो जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कोई सिलेबस का जो है वहां से लगा हुआ हो। तो प्रकाशन काल के अनुसार इन कहानियों का सही क्रम कौन सा है? कौन सा किया? सही क्रम कौन सा है? बी। हाँ बी होगा ना। उसने कहा था आकाशदीप, ईदगाह और परिंदे, ये जो है सही क्रम है। ठीक है, सारे रचनाकार पता होंगे आपको किसका कौन है। आकाशदीप प्रसाद, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ईदगाह आपकी प्रेमचंद और परिंदे निर्मल वर्मा। ठीक है, तो निर्मल वर्मा। अच्छा, निर्मल वर्मा का संबंध कहां से था? इनका संबंध हिमाचल से था। ठीक है, सबका संबंध जरूरी नहीं है उत्तराखंड से हो। ठीक है, इनका संबंध कहां से था? हिमाचल, शिमला से था। मनोविश्लेषणवादी कहानी के लेखक त्रयी कौन है भाई? कौन है? ए जो है जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी और अज्ञेय। ठीक है, जो इसमें देवराज आए हैं ये आपके उपन्यास में आते हैं, और उपन्यास में भी इनका एक उपन्यास है, कौन सा है किसी को याद? अजय की डायरी। अजय की डायरी, बस ये अजय की डायरी आप याद रख लेना। वैसे तो कोई मतलब इसका उतना महत्वपूर्ण ये कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन तब भी थोड़ा सा याद रहे तो ठीक रहता है। ये ठीक कैसे रहेगा? कोई ऑप्शन एलिमिनेट करने में क्या पता इनमें मदद मिले। ठीक है, किस कथाकार को पहाड़ का प्रेमचंद कहते हैं? ये किसी ने किया क्या? विद्यासागर नौटियाल को कहा जाता है। ठीक है, कहानीकार थे विद्यासागर नौटियाल, तो उनको कहा जाता है। ठीक है, हाँ जो मार्कंडेय वाला है वो आप कर लेना भाई, दूध और दवा कहानी। ठीक है, तो ये है आपके 50 क्वेश्चन, इसमें देख लो आप अपना मूल्यांकन करो। नहीं 49 हो तो गए नहीं, 49 दो बार रिपीट है ना शायद, या एक और है? अच्छा ये भी है। इसमें से कौन सी कहानी नहीं है? रात्रि की महक किसकी कहानी है? फणीश्वर नाथ। आदिम रात्रि की महक है ये दरअसल वैसे। ठीक है, ये थोड़ा सा अगर आदिम रात्रि है, रात्रि की महक भी कभी कभी पूछ लेते हैं वैसे। ठीक है, तो ये है भाई जैनेन्द्र कुमार की पहली कहानी थी खेल। अंतिम कहानी कौन सी थी? है अंतिम कहानी है किसी को ध्यान? जैनेन्द्र की अंतिम कहानी, जैसे प्रसाद की अंतिम कहानी तो सालवती थी, 70वीं कहानी थी, बल्कि 69th तो सालवती कहानी प्रसाद की अंतिम कहानी थी। और प्रसाद की अंतिम रचना अगर हम देखें तो मतलब चाहे कहानी हो, नाटक हो, गद्य हो, कुछ भी हो, अंतिम रचना कौन सी थी? जो अंतिम टेक्स्ट मिलता है उनका छपा हुआ, वो कामायनी मिलता है। ठीक है,
कामायनी अंतिम था। ठीक है, चलो तो ये अब हो गए 50। चलो फिर ठीक है। कहाँ पढ़ा आपने ऐसा? लेकिन तब भी अगर वो आत्मकथात्मक शैली में भी लिखा गया है, तब भी दो विकल्पों में से जो है मनोवैज्ञानिक ज्यादा सही होना चाहिए, अगर वो ऐसा है भी तो। वैसे मैंने तो ऐसा कहीं नहीं पढ़ा ऐसा। क्या आत्मकथात्मक? लेकिन आत्मकथात्मक शैली हो सकती है निश्चित रूप से, शैली तो बहुतों में होती है। जैसे गुल्ली डंडा कहानियां प्रेमचंद की, वो भी आत्मकथात्मक है, क्योंकि उसमें एक मैं है और एक गया है, तो वो शैली आत्मकथात्मक है। लेकिन अगर उसकी थीम देखेंगे आप, उसकी वस्तु के स्तर पर देखेंगे आप, तो वस्तु के स्तर पर वो क्या है, जैसे जो गुल्ली डंडा है वो कहीं ना कहीं से सामाजिक यथार्थ की ही कहानी है कि जब दो दोस्तों में से एक बड़ा हो गया, एक छोटा रह गया, तो उनके बीच जो गैप आता है वो मिल करके भी सहज नहीं हो पाता है गया। ठीक है, और जो उस वजह से जो मैं को दिक्कत होती है, जो एक अधिकारी हो चुका है, बड़ा आदमी हो चुका है, वो भी जो है अपने आप को सहज नहीं कर पाता है, गया को भी सहज किसी भी कोशिश से नहीं कर पाता है। वो उसकी थीम पर ज्यादा कर, शैली आत्मकथात्मक हो सकती है, वो ठीक कह रहे हैं। लेकिन अगर दोनों मनोवैज्ञानिक भी ऑप्शन हो और आत्मकथात्मक भी ऑप्शन हो, तो मेरे विचार से आपको मनोवैज्ञानिक करना चाहिए, क्योंकि मनोविश्लेषणवादी कहानीकार है ना इला चंद्र जोशी, तो ये जो है आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा केंद्रीय विद्यालय में, तो फिर उन्होंने आत्मकथात्मक उत्तर माना है। देख लेंगे जो भी है, मेरे विचार से तो मनोवैज्ञानिक ज्यादा मानना चाहिए। इसमें आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं?